हाय एवरीवन, सिग्नल जनरेटर एंड एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला लेक्चर है सिग्नल जनरेटर। तो सबसे पहले आपको वीडियो में सिग्नल जनरेटर होता कैसे है, ये इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसे है लेबोरेटरीज में, आपको वो दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है हमारी लेबोरेटरीज में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है सिग्नल जनरेटर का। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर वाली डायग्राम में कि सिग्नल जनरेटर कनेक्टेड है हमारा सीआरओ के साथ, और सिग्नल यहाँ पे ये साइन वेव दे रहा है और ये सिग्नल ये जनरेट कर रहा है और हमें साइन सीआरओ के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। तो इसी से आपको आइडिया हो चुका होगा कि सिग्नल जनरेटर एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सिग्नल्स जनरेट करके देता है जिस तरह का हमें डिजायर्ड सिग्नल चाहिए होगा। साइन वेव चाहिए, कॉस वेव चाहिए, साटूथ वेव चाहिए, रेक्टेंगुलर वेव चाहिए, तो ये हमें उसी प्रकार के सिग्नल जनरेट करके देता है। तो डेफिनेशन में हम इसे अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि ए सिग्नल जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड आउटपुट वेवफॉर्म और सिग्नल फॉर यूज इन टेस्टिंग, अलाइनिंग और मेजरमेंट ऑन अदर सर्किट्स और इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन से ये पता चला सिग्नल जनरेटर हमें एक्चुअली में सिग्नल जनरेट करके देता है जिसका हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग के लिए, अलाइनिंग के लिए या मेजरमेंट के लिए हम उसे यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिग्नल जनरेटर्स होते हैं, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट्स कॉमन होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स उसमें कॉमन होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं there are several type of signal generator but several requirements are common to all types। जैसे कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल जनरेटर शुड बी वेरी स्टेबल। जितने भी प्रकार के सिग्नल जनरेटर होते हैं उनकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्टेबल होनी चाहिए। दूसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल और सिग्नल जनरेटर शुड बी कंट्रोलेबल फ्रॉम लो वैल्यू टू रिलेटिवली लार्ज वैल्यू। इसका मतलब द आउटपुट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल मस्ट बी स्टेबल होना चाहिए। और चौथा फाइनल पॉइंट, द सिग्नल शुड बी डिस्टॉर्शन फ्री। जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है वो डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए। और ये कुछ रिक्वायरमेंट सभी प्रकार के सिग्नल जनरेटर्स जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आगे हम इसकी ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर की, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर होता है उसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो आपको वीडियो में ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम में दो ही मेजर कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, एक ऑसिलेटर और एक अटेन्यूएटर। जो ऑसिलेटर है उसका काम है फ्रीक्वेंसी को सेट करना, और जो अटेन्यूएटर होगा उसका काम होगा एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो से, इस ब्लॉक डायग्राम से ये समझ आया होगा कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिग्नल जनरेटर इज कि सिग्नल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज द ऑसिलेटर एंड सेकंड वन इज द अटेन्यूएटर। तो अब हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है इन मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट in most of the measurement and instrumentation system, the input signal required is sinusoidal signal। most of the instrument में हमें sinusoidal signal चाहिए होता है, and the sinusoidal signal generated using an oscillator। और sinusoidal signal किससे जनरेट होता है? ऑसिलेटर से जनरेट होता है। अब ये ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर इज ए सर्किट विच जनरेट ए sinusoidal सिग्नल with constant amplitude and constant desired frequency using positive feedback। इसमें हम पॉजिटिव एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक करके वहां से हम हैज ए एम्पलीफायर हमारा ऑसिलेटर का काम करना शुरू कर देता है। इसको मैं ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑसिलेटर, बट इसी वीडियो में मैं आगे आपको ऑसिलेटर कैसे काम करता है, कैसे ऑसिलेटर बनता है एक्चुअली में, ये भी आपको बताऊंगा आगे। तो यहां तक अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि सिग्नल जो जनरेट होता है वो ऑसिलेटर की मदद से जनरेट होता है। ठीक है, आगे ये ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये लैंग्वेज में लिख रहा है ए सिग्नल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट मेन ब्लॉक, ऑसिलेटर एंड अटेन्यूएटर। Accuracy of the frequency, stability and freedom from distortion depend on the design of the oscillator, while the amplitude depend upon the design of the attenuator। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं बेसिक सिग्नल जनरेटर्स के, ऑसिलेटर एंड अटेन्यूएटर।
आगे कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स कुछ देना चाहूंगा कि ऑसिलेटर क्या होता है और इसमें आगे मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट यूज होगा। मॉड्यूलेशन क्या होती है, तो इस टॉपिक को कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर पढ़ने से पहले आपको जो ऑसिलेटर का कंसेप्ट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर पेपर बट इट इज ओनली फॉर द कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑसिलेटर होता क्या है, ऑसिलेटर इज एक्चुअली द डीसी टू एसी कन्वर्टर। जैसे रेक्टिफायर हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ऑसिलेटर हमारा डीसी टू एसी कन्वर्टर, अगर हम इसकी वन वर्ड डेफिनेशन कहें। और आपको वीडियो में इसकी ब्लॉक डायग्राम भी दिखाई दे रही होगी, तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास एम्पलीफायर जो होता है उसका क्या रोल होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। और इसमें ये क्या होता है कि हम जब पावर देते हैं हम इसको एम्पलीफायर को, फिर हम इसको इनपुट सिग्नल देते हैं, फिर ये इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, आउटपुट के ऊपर हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। लेकिन ऑसिलेटर के केस में क्या होता है कि हमें इनपुट सिग्नल देने की जरूरत ही नहीं है। ऑसिलेटर इस तरह से सेटअप किया गया होता है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक करते हैं और वो हमारा एज ए ऑसिलेटर का काम करता है। एंड इन दैट केस हम सिंपली पॉजिटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो उसी करंट को यूज करेगा और हमें आउटपुट के ऊपर सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस केस में इनपुट सिग्नल की जरूरत पड़ती ही नहीं है ऑसिलेटर के केस में। और कैसे ये ऑसिलेटर बनता है हम इसे और डिटेल में समझेंगे। तो कैसे बनता है, हम अब एम्पलीफायर लेंगे, एम्पलीफायर को अगर हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो वो बन जाता है एम्पलीफायर, वो गेन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और सेम एम्पलीफायर को अगर हम पॉजिटिव फीडबैक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीडबैक किया हुआ है, लेकिन दिस फीडबैक इज पॉजिटिव फीडबैक। ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। और अगर हम इसी एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक करते हैं तो ये एम्पलीफायर एक्ट करता है होल सर्किट हैज एन ऑसिलेटर। ये क्या काम कर रहा है, होल सर्किट हैज एन ऑसिलेटर का काम कर रहा है। तो कैसे ये ऑसिलेटर बनता है आपको ये पता चला होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इनपुट सिग्नल देके रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Vs, ठीक है, ये Vs उसकी वैल्यू है। और ये Bf सिग्नल कहां से आया, जब ये इनपुट सिग्नल Bs से गया फिर हमें आउटपुट के ऊपर B आउटपुट मिला और यही आउटपुट फिर से वापस होकर फीडबैक सर्किट से वापस आया, दिस इज एक्चुअली द फीडबैक सिग्नल एंड देन द नेट इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू द Bi। तो ये कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं आपको ये पता चला होगा। और बीटा यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, कितना ये फीडबैक सर्किट हमें गेन देगा। तो एक्चुअल में इसे अब हम लैंग्वेज की फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि एन ऑसिलेटर इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल सिग्नल सोर्सेज एंड जनरेट्स साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। फिर आगे कहता है इट सिंपली कन्वर्ट यूनिडायरेक्शनल करंट ड्रॉन फ्रॉम डीसी सोर्स into an alternating current of desired frequency. The oscillator आगे कहता है the oscillator is an amplifier that modified by positive feedback. oscillator असल में एक एम्पलीफायर ही है लेकिन हम इसे मॉडिफाई करते हैं बाय पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। आगे ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, यहाँ पे ये कहता है कि A इज द ओपन लूप गेन। अगर हमने कोई फीडबैक नहीं लगा के रखा है तब हमारा गेन B आउटपुट डिवाइडेड बाय B इनपुट होगा। और अगर हमने फीडबैक लगा के रखा है उस केस में हमारा जो गेन होगा जिसे हम क्लोज लूप गेन कहते हैं दैट इज इक्वल टू द B आउटपुट डिवाइडेड बाय BS, ठीक है। और B इनपुट किसके बराबर है, BS प्लस BF। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है तो ये B इनपुट किसके बराबर होगा, BS प्लस BF के। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज दिस वन रिजल्ट, गेन इज इक्वल टू फीडबैक गेन इज इक्वल टू B आउटपुट डिवाइडेड बाय BS एंड दैट इज इक्वल टू A1 माइनस A बीटा। अब बीटा यहाँ पे जो फीडबैक गेन है वो है A, यहाँ पे ओपन लूप गेन है। अब आगे ये कहता है कि इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो क्या, अगर 1 माइनस A बीटा इक्वल टू 0 देन गेन AF बिकम इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर BS की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर BS की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा AF होगा वो किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी के बराबर हो गया। और यहाँ पे अगर BS की वैल्यू 0 है इसका मतलब B इनपुट किसके बराबर है, BF के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमने सोर्स वोल्टेज कुछ नहीं दी तब भी हमें गेन इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि हम सोर्स वोल्टेज ना भी दें, सिंपली यही सर्किट रखें, इतना सा ही सर्किट रखें, इतना सा ही सर्किट रखें, हम इनपुट वोल्टेज ना भी दें तो हमारा गेन होगा, फीडबैक गेन होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ जो इनपुट, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो जो करंट उसको मिली उसी की मदद से ये सिग्नल को जनरेट कर सकता है, अगर हम इनपुट सिग्नल ना भी दें। तो होना भी यही चाहिए, ऑसिलेटर का काम क्या है, सिग्नल को जनरेट करना, ठीक है। तो ये ऐसे सिग्नल को जनरेट करता है ऑसिलेटर। इस इक्वेशन के थ्रू आपको समझ आया होगा। आगे ये कहता है thus the amplifier is then capable of giving the output voltage even the zero input signal because AF क्या होगा उस केस में, इंफिनिटी होगा। तो ऑसिलेटर हमारा कैपेबल होगा आउटपुट सिग्नल देने के, इवन कि हमने इनपुट पे कुछ भी नहीं देके रखा है। अंडर सच सिचुएशन सर्किट ऑपरेट हैज एन ऑसिलेटर। तो इन रियलिटी असल में नो इनपुट सिग्नल इज नीडेड टू स्टार्ट द ऑसिलेटर। कोई इनपुट सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, ओनली कंडीशन इज दैट कि हमें उसको पॉजिटिव फीडबैक करना है। एंड टू स्टार्ट ऑसिलेशन जो ए बीटा है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट द सर्किट एडजस्ट इटसेल्फ टू गेट ए बीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन इट प्रोड्यूस साइनसॉइडल ऑसिलेशन व्हाइल वर्किंग हैज एन ऑसिलेशन। तो कैसे एक हम एम्पलीफायर हमारा ऑसिलेटर का काम करता है आपको ये पता चला होगा, और इस इक्वेशन के थ्रू भी आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो गेन फीडबैक गेन होता है दैट इज इक्वल टू द वी आउटपुट अपॉन वी एस। इफ सोर्स वोल्टेज इज जीरो तो गेन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और उसी की मदद से विदाउट इवन इनपुट सिग्नल हम स्विच ऑन करेंगे तो वही करंट डीसी करंट को वो यूज कर लेगा और उसी को वो कन्वर्ट कर देगा, हमें आउटपुट के ऊपर हमें एक सिग्नल मिल जाएगा। तो ऐसे ये हमारा काम करता है ऑसिलेटर। आगे हम इसमें एक और कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपको जब कुछ डाटा भेजना होता है एक एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करते हो, एक हमारा कैरियर सिग्नल होता है और उस कैरियर सिग्नल के ऊपर आप डाटा भेजते हो अपना, और वो सिग्नल कैरियर सिग्नल ज्यादा दूर तक जा सकता है और वो आगे डाटा को पहुंचाता है। होता क्या है कि वो कैरियर सिग्नल जो है ना वो अपनी शेप वैसी ही वो इस तरह से कोडिंग हो जाती है कि वो इक्वल टू द जो डाटा आप भेजना चाहते हो उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये यही कहता है इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ वेयरिंग पीरियोडिक वेवफॉर्म, जिसे हम कैरियर सिग्नल कहते हैं, विद ए सेपरेट सिग्नल, जो हम अलग से सिग्नल भेजना चाहते हैं जिसे हम मॉड्यूलेशन सिग्नल कहते हैं। एंड दैट टाइप कंटेन, वो सिग्नल कंटेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड, जिस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन रेडियो कम्युनिकेशन द मॉड्यूलेशन कैरियर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेस हैज ए रेडियो वेव टू रेडियो रिसीवर। अब देखिए मॉड्यूलेशन दो तरह की होती है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कैरियर सिग्नल है जो एक्चुअल में सिग्नल एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जनरेट हो रहा है, और ये हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको जो जो हम मैसेज हम भेजना चाहते हैं। अब होगा क्या कि ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा कैरियर मैसेज सिग्नल का आ गया और ये बीच वाला कैरियर सिग्नल आ गया, और देख सकते हो कैरियर सिग्नल वैसा ही बन गया जिस तरह से हमारा मैसेज सिग्नल है उसी तरह से ये बन गया। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इसमें हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज हो जाता है और वो कैसा बन जाता है, जिस तरह का एम्पलीट्यूड चाहिए होता है मैसेज सिग्नल का, और आगे जाके वो डिकोडेड हो जाता है। एंड इसी तरह से हमारा एक फ्रीक्वेंसी इसी तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल है और ये हमारा एक्चुअल में डाटा है जो हम भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अपवर्ड है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास पास आ जाएगी, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये नीचे वाली साइड है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बल्कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो इस तरह से ये सिग्नल आगे जाके डिकोडेड हो जाता है और इसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आपको आई होप आपको पता चला होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन होती क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके ना आगे यूज होने वाले हैं। तो अब हम मेन बेसिक टॉपिक पे आते हैं जो आपके पेपर में आएगा टॉपिक, ये तो कंसेप्ट था, ये पेपर में नहीं आएगा।
जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बनता है, वो बनता है आपका एक्चुअल में कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर। तो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर पहले होता क्या है, इसे समझते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है ए स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर प्रोड्यूस नोन एंड कंट्रोलेबल वोल्टेज। जो स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर होता है वो नोन एंड कंट्रोलेबल वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इट यूज्ड ए पावर सोर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ गेन, signal to noise ratio, bandwidth, standing wave ratio and other properties. It is extensible used in radio receiver and transmitter. इसे हम रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर में यूज करते हैं। और किन प्रिंसिपल्स में ये काम करता है, अब हम इसे समझेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पेपर में यही आंसर लिखना है इसका। आगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर है, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर है, उसकी प्रिंसिपल वर्किंग में the output of the generator is amplitude modulation and frequency modulation. The amplitude modulation और frequency modulation मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें कैरियर सिग्नल और जो डाटा आप भेजना चाहते हैं वो दोनों इसमें एडअप होते हैं। तो ये इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। आगे द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज पॉसिबल यूजिंग कैरियर सिग्नल फ्रॉम आरएफ ऑसिलेटर। इसमें जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो किसकी मदद से पॉसिबल होती है कि जो कैरियर सिग्नल है वो कहां से जनरेट होता है, आरएफ ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जनरेट होता है। फिर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैन बी डन यूजिंग इंटरनल साइन वेव जनरेटर और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो कहां से हम करते हैं, जहां तो इंटरनल साइन वेव जनरेट होती है, जहां हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं इसमें। फिर आगे ये कहता है कि मॉड्यूलेशन में बी डन बाय साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और पल्सेस। The setting on the front panel indicate the carrier frequency to be used for the modulation. जो फ्रंट पैनल की सेटिंग्स होती हैं वो हम इंडिकेट करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी टू बी यूज फॉर मॉड्यूलेशन, वहां से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज अब हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमारा कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा। किसे जनरेट करेगा, कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा, ठीक है। और ये हमारा वाइड बैंड एम्पलीफायर है। ये क्या करेगा, क्योंकि जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत वेरी कर सकती है, तो अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। और वाइड बैंड का मतलब हो गया कि काफी हद तक, बल्कि वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के ये सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है और उसे एम्पलीफाई कर सकता है। फिर आगे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल ऑसिलेटर एंड मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर इसने यूज किया हुआ है। देखो हो क्या रहा है कि जैसे कि आपने लैंग्वेज में पढ़ा था, जो हमारा आउटपुट होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसमें। तब होगा क्या, एक तो इसमें कैरियर सिग्नल होगा। कैरियर सिग्नल कहां से जनरेट होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जनरेट होगा। और दूसरा जो हम डाटा सेंड करना चाहते हैं जो उस कैरियर सिग्नल में मर्ज होगा, वो कहां से जनरेट होगा, वो जनरेट होगा इस एक्सटर्नल ऑसिलेटर से जनरेट होगा, जिसको हम इसमें कैरियर सिग्नल के ऊपर भेजना चाहते हैं। और वो मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर उसे मॉड्यूलेट करने में मदद करेगा। और जो रिजल्टेंट जहां पे बनेगा इन दोनों सिग्नल्स का, उसका अगर एम्पलीट्यूड कम है, ज्यादा है, तो वो उसे ज्यादा करेगा। और जो नेक्स्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं वो आउटपुट अटेन्यूएटर का यूज कर रहे हैं। इसका क्या काम होगा कि अगर तो एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा है तो उसे वो कम करेगा। तो जो हमारा कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं ये आपको पता चला होगा। लैंग्वेज मैंने इसमें पहले ही आपको समझा दी है, मैं इसमें अगेन रिपीट कर देता हूं। देखो है ये वैसा ही है जैसे हमारा बेसिक जो सिग्नल जनरेटर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऑसिलेटर है और ये अटेन्यूएटर है। तो बेसिक सिग्नल जनरेटर में ऑसिलेटर होता था, अटेन्यूएटर होता था। एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इसमें कौन से यूज हो रहे हैं, वाइड बैंड एम्पलीफायर, एक्सटर्नल ऑसिलेटर, मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर। क्योंकि जैसा आपने लैंग्वेज में पढ़ा, जो आउटपुट के ऊपर हमें सिग्नल मिलता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक कैरियर सिग्नल होगा और एक सिग्नल वो होगा जो आप डाटा सेंड करना चाहते हो। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमें मदद करेगा कैरियर सिग्नल को जनरेट करने में। और अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना चाहते हो तो जो एक्सटर्नल ऑसिलेटर होगा, जहां से हम सिग्नल जनरेट करेंगे, वो मॉड्यूलेटर ऑसिलेटर उसे मदद करेगा यहाँ पे उसे मर्ज करने में।
और वाइड बैंड एम्पलीफायर वहाँ पे उसे एम्पलीफाई करेगा जितना रिक्वायर्ड एम्पलीफायर हमें चाहिए होगा, और आउटपुट अटेन्यूएटर उसे उसका एम्पलीट्यूड को कम करेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन कर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के ऊपर भी आप उसको वैरी कर सकते हो, और एक्सटर्नल ऑसिलेटर का भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या इसकी ब्लॉक डायग्राम बता रही है, आई होप आपको ये पता चला होगा। आगे लैंग्वेज में ये कहता है द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड बाय वेरी स्टेबल आरएफ ऑसिलेटर। कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट कर रहा है, आरएफ ऑसिलेटर, यूजिंग एलसी टैंक सर्किट हैविंग ए कांस्टेंट आउटपुट ओवर एनी फ्रीक्वेंसी रेंज, and the frequency of oscillator is indicated by frequency range control and the vernier dial settings। फिर आगे कहता है amplitude modulation by an internal sine wave or from an external sources, and modulation is done in the output वाइड बैंड एम्पलीफायर सर्किट। जो मॉड्यूलेशन कहाँ होती है, आउटपुट वाइड बैंड एम्पलीफायर सर्किट में होती है, एंड द एम्पलीफायर डिलीवर इट आउटपुट एंड दैट इज मॉड्यूलेटेड कैरियर, वो मॉड्यूलेटेड कैरियर होगा टू एन अटेन्यूएटर। फिर आगे वो सिग्नल अटेन्यूएटर को जाएगा, एंड द आउटपुट ऑफ द अटेन्यूएटर इज मॉडिफाइड modulated carrier and it is the output of the amplifier is modulated and it is given to attenuator, and this attenuator help in selecting proper range of attenuation and the output signal level is controlled। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बनता है और इसी के साथ ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि क्या इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है और क्या इसकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। तो आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। यहाँ से आप सिग्नल जनरेटर से शुरू करोगे, 12 नंबर का आपको जो पेपर आएगा, फिर आप बेसिक स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर के बारे में लिखोगे, उसकी ब्लॉक डायग्राम लिखोगे, और फिर आप कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसकी ब्लॉक डायग्राम के बारे में कंप्लीट लिखोगे। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।